हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसकी पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है यानी कि वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है, एक्सेलरेशन क्या आता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास की वो कैसे डिफाइन होती है, वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। हालांकि आपने सेंटर ऑफ मास अपनी 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, वहां पर से भी आपको इसकी जो डेफिनेशन है या इसका फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होगा। फिर भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में इसको आप कैसे लिख सकते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। आज मेरा जो वीडियो है, मतलब मेरा फेस है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो जो मैंने वीडियो है, कैमरा है, उसको ऑफ करा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जब मैं वापस रिज्यूमे करूंगा क्लास को, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। जी, तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट माना जा सके। यानी कि एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना, और हर पार्टिकल का अलग अलग मास है। तो उस पूरी बॉडी का हम एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं कि जिस पॉइंट पर अगर मैं मास की वैल्यू को लिखूं, तो वो सभी जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, सभी के इंडिविजुअल पार्टिकल के एल्जेब्रिक समेशन के मास के बराबर वो मास हो जाए, तो उस पॉइंट का जो मास है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी कि एक लाइन में बोलूं तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, इकट्ठा माना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये रेड कलर की एक बॉडी दिखाई दे रही है, तो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। मान लिया ये पॉइंट सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास पे जो मास होगा उसको हमने लिखा एम, और ये एम होगा समेशन ऑफ एम आई। समेशन ऑफ एम आई का मतलब क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड so on। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ये थियोरेटिकल, पूरी बॉडी का जो मास है वो इकट्ठा हुआ माना जा सकता है। उस पॉइंट को हमने क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है। अब इसको हम मैथमेटिकली अगर समझने की कोशिश करें, तो ये एक रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है एक बॉडी है। इस बॉडी में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है जिसको सी लिखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है आर सी, है ना, कैपिटल आर सी। मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पी, है ना, उस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ? पी नाम दे रहा हूँ। ये पी आईएथ पार्टिकल है। आईएथ का मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज ये 1 नंबर वाला पार्टिकल है या 2 नंबर वाला पार्टिकल है, तो ये आईएथ पार्टिकल है। तो इस आईएथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है? आर आई वेक्टर है। अब जो सेंटर ऑफ मास है और जो ये पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में भी एक दूरी है। उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया है आरसीआई से। आरसीआई का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ आईएथ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यहाँ इन चीजों को ध्यान से समझना तुम। मैं कह रहा हूं कि कैपिटल आर सी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर मैं कह रहा हूं आर आई है डिस्टेंस ऑफ आईएथ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर मैं कह रहा हूं आर सी आई, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ आईएथ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कुल मिलाकर आपको एक ट्राइंगल दिखा। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है पी। ये जो डिस्टेंस है ये है आर सी आई, ये जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल आर सी, और ये जो डिस्टेंस है ये है आर आई। ठीक, तो अगर वेक्टर लॉ लगाऊं तो फ्रॉम वेक्टर लॉ, अगर यहां पर मैं वेक्टर लॉ लगा देता हूं, तो वेक्टर लॉ से मेरे को क्या दिख रहा है? वेक्टर लॉ से दिख रहा है आर आई इसके बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ आर सी प्लस आर सी आई। मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आ गया होगा, इतना वेक्टर तो तुम्हें पता होगा। तो यहां से हमने क्या लिख दिया? आर सी आई। ठीक है, वेक्टर का जो एडिशन रूल होता है वो मैंने यहां पर अप्लाई किया। ठीक, तो ये हमारे पास ith पार्टिकल की पोजीशन आ गई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया? इसको दोनों साइड एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका एल्जेब्रिक समेशन कर दिया आई से लेकर एन तक। मैंने क्या किया? मैंने इसको एम आई से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ एम आई से मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी चीजें जो हैं वो ऐसी की ऐसी लिख दी। ये आर आई है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये आर सी है, इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ प्लस साइन था। और ये था आर सी आई, इसको भी एज इट इज लिख दिया। ठीक, फिर मैंने एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगा दिया, और आई की वैल्यू 1 से लेकर और कहाँ तक? एन तक। यहाँ पर भी एल्जेब्रिक सम हो गया, आई की वैल्यू 1 से लेकर और एन तक। यहाँ पर भी एल्जेब्रिक सम हो गया, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन। ठीक है, आप कर सकते हैं।
ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी। ये वाली वैल्यू है जो MIRC, आर सी तो एक फिक्स वैल्यू हो गई सेंटर ऑफ मास की, वो तो कभी चेंज होगी नहीं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। MI की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलजेब्रिक समेशन ऑफ M1 M2 M3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जाएगी। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखो जिसको मैं बॉक्स पे बंद कर रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है MI और RCI, ये जो एल्जेब्रिक समेशन है ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा I इक्वल्स टू 1 से n, और ये क्या बचेगा MIRI एल्जेब्रिक समेशन, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा I इक्वल्स टू 1 से लेकर कहां तक, n तक। यहां पर RC बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा MI। तो यहां से जो मैंने ये जीरो कर दिया, ये RCI डिस्टेंस क्या थी, ith पार्टिकल के डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है M1 RC1, M2 RC2, M3 RC3, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये समेशन है ना, ये समेशन या मोमेंट भी बोल सकते हो इसको। तो ये मोमेंट या जो ये प्रोडक्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट है किस किस का, मास का, पार्टिकल के मास का, और उस पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, उसका जो समेशन है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है। और RCI, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, इनटू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यानी कि ये लिखा हुआ है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 RC3, यहां पर भी इसको C2 और यहां पर भी इसको कर लिया C1। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। यहां से एक नई डेफिनेशन निकल के आ गई इसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि जिसके अबाउट पार्टिकल का मास और सेंटर ऑफ मास और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट का समेशन किया जाए तो वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, i.e. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट about which algebraic summation of product of mass of particle and distance between particle and center of mass is equal to zero, यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि एल्जेब्रिक समेशन किया जाए, किसका एल्जेब्रिक समेशन किया जाए, पार्टिकल के मास का, प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल का मास और पार्टिकल और जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच की डिस्टेंस का एल्जेब्रिक समेशन किया जाए, वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है जीरो। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जब हमने यहां से निकाल लिया तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें हमारे पास क्या बच गया, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MIRI इक्वल्स टू RC एंड समेशन ऑफ MI। यहाँ RC यानी कि सेंटर ऑफ मास की किसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है, वो कितनी आ जाएगी, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MIRI अपॉन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI, जिसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में समझते हैं। अब यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने के लिए हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे। टू पार्टिकल सिस्टम की बात करूं तो मैं एक बार वापस से वो फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास बना था ये वाला एल्जेब्रिक समेशन वाला, तो ये पूरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वापस से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना एल्जेब्रिक समेशन I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये बना हमारे पास MIRI इक्वल्स टू RC, मैंने कॉमन ले लिया था, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये हो गया MI, और यहाँ I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये हमारे पास क्या बना था, यहाँ पर हमारे पास बना MI और ये बना RCI। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। इस वैल्यू को जीरो कर रहे हैं, तो यहां पर मैं इसको लिखूं तो क्या बनेगा, ये
एल्जेब्रिक समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n एम आई आर सी आई इक्वल्स टू 0, यानी कि 2 पॉइंट है यहाँ पर, तो ये बनेगा m1, ये बनेगा आर सी वन, फिर ये बनेगा m2 और ये बनेगा आर सी टू, m2 और ये क्या बन गया आर सी टू इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू क्या हो गई है 0 हो गई है। और यहाँ हमारे पास ये बच गया, तो इससे लिखोगे तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा m1r1 प्लस m2r2, आर सी आपने कॉमन ले लिया है, ये बन जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी m1r1 प्लस m2r2 और ये क्या बन गया m1 प्लस, ये क्या बन गया m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आर सी की वैल्यू आ गई, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया इसके केस में, 2 पार्टिकल के सिस्टम के केस में। ठीक है, किस केस में आ गया, 2 पार्टिकल के सिस्टम के केस में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं यहां से इस फॉर्मूला से बनाना चाहूं इसको, तो मैं यहां से भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं वो देखो, ये जो लिखा है आर सी वन, तो ये क्या है, आर सी वन का मतलब है पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है r1 माइनस आर सी, मतलब यही तो है। इसी तरह से अगर मैं आर सी टू लिखता हूं तो इसका मतलब है r2 माइनस आर सी। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, इस फॉर्मूला को मैं लिखूं तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा m1, ये क्या बन जाएगा r1 माइनस आर सी, प्लस ये क्या बन जाएगा m2 r2 माइनस आर सी इक्वल्स टू 0। यहां से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है m1 r1, ये बन गया माइनस m1 आर सी। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, ये बन गया m2 r2, ये बन गया माइनस m2 आर सी, और ये 0 के बराबर। तो यहां से भी सॉल्व करोगे तो सेम कहानी आएगी, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन ये वैल्यू क्या आ गई m1 प्लस। ठीक है, तो वैल्यू तो हमें सेम मिलेगी, चाहे आप इससे निकाल लो और चाहे इससे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया 2 पार्टिकल सिस्टम के केस में। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर है ना, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, यदि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो उस केस में आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं m1 r1 इक्वल्स टू माइनस m2, m1 r1 इक्वल्स टू माइनस m2 r2 आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चनों से हमारा पाला पड़ेगा जिसमें 2 पार्टिकल सिस्टम होगा और जो ओरिजिन है वो कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, उसको चाहे तो आप इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। अगर ओरिजिन वाला केस दे दिया जाए तो वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 पार्टिकल का सिस्टम। अब अगर आपको मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात की जाए जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल के केस में हमारे पास जो आर है, आर सी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये इस तरह से हमारे पास मैनी पार्टिकल का सिस्टम है। अच्छा, जरूरी नहीं हमेशा ऐड हो रहे हों, ये तो कब है, जब बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम बना हो, यानी कि कंपोजिट सिस्टम की बात हो रही है। ये कब आ रहा है, जब क्या है, कंपोजिट सिस्टम है। अगर मान लो आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये एक कोई बॉडी है, उसमें से एक क्या कटे हो गया, एक आपको सर्कल काट के दे दिया, तो इसकी 1 है, इसका 2 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास में आप क्या करोगे, आरसीएम ये लिखोगे आप m1 r1। r1 जो होगा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, जो पहली वाली बॉडी। r2 जो होगा वो दूसरी वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा, वो कैसे निकलेगा, m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं। ये जो 2 पार्टिकल है ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, जब ये बात हो कि यहां पर मैंने प्लस क्यों लगाया है, तो यहां पर जो साइन आएगा ना, प्लस आएगा कि माइनस, वो डिपेंड करेगा कि आपने रेफरेंस सिस्टम क्या लिया है। क्योंकि जब भी आप r1 r2 लोगे, r1 और r2 जब भी आप मेजर करोगे तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। रेफरेंस सिस्टम का मतलब आपको कुछ
रेफरेंस लेना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप x1 या y1 या z1 को मीजर करोगे, है ना। भाई अगर मेरे को मेरी हाइट मीजर करनी है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो या तो बेस जमीन से हाइट मेरी मीजर करूंगा या ऊपर से हाइट मीजर करूंगा। उसके रेस्पेक्ट में जैसे ही हम बात करेंगे कि हमारे को R1 यानी कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहिए या एक x1 चाहिए x2 चाहिए, वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस से मीजर की जाएगी। तो अगर जैसे मैं यहाँ बॉडी के कॉर्नर पर रख देता हूँ, ये जितने भी एक्सिस लिए हैं मैंने बॉडी के कॉर्नर पर रख दिए, यहाँ मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर मैं एक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, तो जैसे इसका एक्ससीएम बनेगा तो वो क्या बनेगा, m1 x1 वो भी पॉजिटिव आएगा और x2 भी पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में यहाँ पर ये दोनों क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। मान लो ये कुछ ऐसा होता कि मैं यहाँ सेंटर ऑफ ये जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ ले लेता कहीं बीच में, तो जो बॉडी 1 है उसका सेंटर ऑफ मास इसके लेफ्ट साइड में आ रहा होता, तो लेफ्ट साइड में आ रहा होता तो उस केस में हम क्या लेते, माइनस, और राइट साइड में आ रहा होता तो उस केस में हम क्या लेते, प्लस। तो वो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जब नीचे आप मास का देखोगे तो अगर कोई पार्ट रिमूव हो रहा है तो वो डेफिनेटली वहां पर आपको क्या लगाना है, साइन माइनस का। अगर कोई पार्ट कट रहा है, किसी बड़ी बॉडी में से कोई पार्ट काटा जा रहा है, तो वहां डेफिनेटली आपको साइन लगाना है, किसका, माइनस का लगाना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको है वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये तो बात हो गई कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, मैनी पार्टिकल सिस्टम में कैसे करोगे, टू पार्टिकल सिस्टम में कैसे करोगे। फिर बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स। अब आपके पास जो आर आया उसको आप पोजीशन वेक्टर अलग अलग जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उसके फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपने लिख दिया आर सी की वैल्यू। इसी तरह से जो आर वन बन रहा होगा उस आर वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन आई कैप, यहां पर क्या होगा ये y1 j कैप, इसी तरह से ये क्या होगा z1 k कैप। सिमिलरली जो r2 आपको बन रहा होगा उस r2 की वैल्यू क्या होगी, वो होगा x2 i कैप प्लस y3 j कैप और प्लस z3 k कैप। इसी तरह से होगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आया वो आया m1 r1 प्लस m2 r2। अब यहां पर अगर आप इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स आई कैप कैपिटल एक्स ए, ये बन जाएगा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, मान लो मैं दो पार्टिकल के लिए लिख देता हूँ, दो पार्टिकल के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा m1 x1 आई कैप प्लस m2 x2 आई कैप। फिर जे में बन जाएगा, जे में क्या बनेगा, m1 y1 j कैप प्लस m2 y2 j कैप, और इसमें सम रहेगा किसका, सम रहेगा m1 प्लस m2 का। मैं दो पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो XCM जब इनके जो यूनिट वेक्टर्स है उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो XCM की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 ऑन वो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह से YCM की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी m1 y1 प्लस m2 y2 ऑन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर Z होता तो ZCM की वैल्यू कितनी हो जाती, m1 z1 प्लस m2 z2 और अपॉन m1 प्लस m2। इसी के बेस पर हम निकाल सकते हैं मैनी पार्टिकल सिस्टम का। मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या आ जाएगा, XCM, ये हो जाएगा एल्जेब्रिक समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक mi, और ये हो जाएगा xi ऑन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, YCM, YCM में यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, y। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं क्या, ZCM, और वहां पर भी क्या आ जाएगा, वहां पर भी xi की जगह क्या आ जाएगा, zi। इस तरह से आपको अलग अलग पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकाल लिया। अब अगर हम बात करें पोजीशन की, अगर मैं पोजीशन निकालना चाहता हूं मोशन के लिए, तो मोशन के लिए बात करूं तो आर का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi आर आई ऑन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi। तो यदि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यदि मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा dr ऑन dt, और ये हो जाएगा mi, और यहां से बन जाएगा dri ऑन dt, dri अपॉन dt। ठीक है, और यहां पर कोई चेंज आएगा नहीं तो ये mi रहेगा, ये mi से mi काट मत देना। तो ये किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। तो अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हो गई। यहां पर वेलोसिटी अलग अलग पार्टिकल की आती जाएगी अगर आर में है, और उसका मास के साथ मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर BCM
एक्स डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी m1v1 प्लस m2v2, है ना, एंड सो ऑन, और वो क्या हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी m1v1 आएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो उसके एक्स कंपोनेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, वाई डायरेक्शन में उसके जो एक्स वाई कंपोनेंट है, यानी कि अगर मैं वी सी एम वाई लिखना चाहता हूं तो वो क्या लिखूंगा m1, यहां पे लिखूंगा मैं dy1 अपॉन dt, यहां पर लिखूंगा मैं dy2 अपॉन dt, इस तरह से लिखूंगा, बनेगा वो भी वेलोसिटी v1 v2 पर वो वाई डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड ऐसे हम किसका लिख सकते हैं, जेड का। अब सेम कहानी हम किसके साथ कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के साथ। तो वेलोसिटी अगर आ गई तो वेलोसिटी आ गई तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक समेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक समेशन आ गया, एल्जेब्रिक समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यह आ गया mi, और यहां हो जाएगा d2ri अपॉन dt2, d2ri अपॉन dt2, और इसमें डिवाइड हो जाएगा किससे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi से, इसमें डिवाइड हो जाएगा किससे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बात हो गई सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की मोशन का कैसे लिखोगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कैसे लिखोगे, उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, वो सब हमें जान लिया। तो हम ये जानेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है सेंटर ऑफ मास की वो हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो लिखी जाती है हाफ mv²। मान लो कोई पार्टिकल है, ith पार्टिकल है, तो उसको मैंने लिख दिया vi ना, तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी हाफ mvi² हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ m, ये हो जाएगा vi का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, vi के साथ। अब हमने जब इसको स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास को पढ़ना, तो हमने वहां पर देखा था कि जो ri है उस ri की वैल्यू को हम कैसे लिख रहे हैं, rc, कैपिटल RC लिखा था, और वो लिखा था मैंने RCI। इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा vi इक्वल्स टू, ये हो जाएगा vc और ये हो जाएगा vci। तो हमारे पास vi की वैल्यू आ गई, और vi की वैल्यू क्या आ गई है, vc प्लस vci। ये इसको इक्वेशन 1 लिख दिया और मैंने इसको लिख दिया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बनेगी, हाफ m, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vc प्लस vci। ये वेक्टर का निशान लगा, यहां पर वेक्टर लगाना है, और अगर मैं नहीं भी गलती से लगाना भूल जाऊं तो अंडरस्टूड है कि मैंने लगाया हुआ है, और यहां पर ये vc और ये प्लस vci यहां पर लगा लो, चलो वेक्टर। तो अब इनको आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो ये बनेगा हाफ m, vc का vc से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये बनेगा vc² प्लस vc का vci से कराओगे तो ये बनेगा vc और डॉट vci प्लस vci का vc से करोगे तो वापस से क्या लिखा जाएगा, vc डॉट vci, a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है, और फिर ये बन जाएगा vci और ये स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी, ये आएगी हाफ m, और ये क्या बनेगा vc, है ना, तो ये mi लगा दिया मैंने पूरे पार्टिकल के लिए, mi vc² प्लस यहां से बनेगा हाफ एल्जेब्रिक समेशन, यहां पर भी लगाना है, यहां पर भी लगाना है, हाफ ये क्या बनेगा mi, और ये हो जाएगा ट्वाइस vc डॉट vci, ये आ जाएगा, ठीक, और प्लस फिर क्या बन रहा है यहां पर बन रहा है हमारे पास हाफ एल्जेब्रिक समेशन हाफ mi, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है vci²। ये वैल्यू हमारे पास बन रही है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल जब हम निकालेंगे तो देखो vc² जो है, vc जो है वो किसकी वैल्यू है, वो काइनेटिक एनर्जी का सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उसकी वैल्यू है वेलोसिटी की, जो कि फिक्स होगी, क्योंकि जो rc है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा vc² एल्जेब्रिक समेशन, तो आप लिखो ये वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी हाफ vc² एल्जेब्रिक समेशन, ये हो जाएगा mi का मतलब ओवरऑल मास, जो कि सेंटर ऑफ मास का ही मास होगा, प्लस ये जो वैल्यू है यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। काटना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काटोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ से ये 2VC क्या हो गया, 2VC, तो इसको मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास बन गया MI और ये जो है ये बन गया VC.VCI और ये जो लिखा हुआ है प्लस यहाँ से हाफ कॉमन आ गया, ये बन गया हमारे पास MI और ये हो गया VCI स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको आप इस तरह से लिखो, अब काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ VC स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया, ये पूरे मास हो गया, ये टोटल मास बन गया ना, ये टोटल मास बन गया, तो इसको लिख दिया मैंने हाफ MVC स्क्वायर प्लस इसको जो है, क्योंकि VC की वैल्यू फिक्स होती है तो VC और डॉट प्रोडक्ट मैंने करा दिया किसके साथ, MI और VCI के साथ, प्लस ये जो है इसको मैंने लिखा एल्जेब्रिक समेशन MI और VCI स्क्वायर। ये जो है ये जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि सिंस एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI RCI जीरो होता है, तो यदि मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगी वेलोसिटी, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी, हाफ MVC स्क्वायर प्लस एल्जेब्रिक समेशन हाफ MI VCI स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये दो पार्ट में टूट गई। एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक बन गया EKCI। तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास, KE ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये जो है ये क्या है, KE ऑफ पार्टिकल, KE ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हमसे अगर कभी कहीं क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं हमें पूछा जाए कि एक पूरे सिस्टम के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पूरे सिस्टम के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए आपको इतनी लंबी चौड़ी महाभारत मुझे बतानी पड़ी। फिर आता है हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का एक कंसेप्ट आता है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। खासकर इसका जो यूज होता है हम करते हैं जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम का यूज करते हैं, टू बॉडी स्प्रिंग मास सिस्टम का यूज करते हैं, तब वहां पर इसका यूज ज्यादा होता है। तो ये सिस्टम का मतलब क्या है, हमने इसके लिए दो मास लिए, एक मास लिया मैंने M1 और एक मास लिया M2। M1 की जो पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो है R1। M2 का जो पोजीशन वेक्टर है O के रेस्पेक्ट में वो है R2। ठीक है, तो ये इनके पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1 और R2। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों जो हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने R21 लिख दिया। R21 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, और इसी तरह से अगर R12 लिखूंगा तो उसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ठीक, तो R12 अगर मैं लिख रहा हूं R12, तो R12 का मतलब होगा R2 माइनस R1, और ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू 1। इसी तरह से जब आप R21 लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा R1 माइनस R2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। अब क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स, यहां पर दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा। तो ये सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रिड्यूस मास क्या होता है। रिड्यूस मास का मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल की जो मोशन है उसको हम इस इनर्शियल फ्रेम में, ये इनर्शियल फ्रेम आपको साफ साफ दिख रहा है, तो इस इनर्शियल फ्रेम में इन दोनों पार्टिकल की मोशन को एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम किसी थर्ड पार्टिकल से, रिड्यूस मास क्या होता है। तो रिड्यूस मास को समझने के लिए ये दो जो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो रिलेटिव मोशन है, उसको किसी ऑब्जर्वर के लिए अगर मेरे को डिफाइन करना हो इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर, तो इस इनर्शियल फ्रेम में किसी ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन को एक विस्कियस पार्टिकल से, एक इमेजिनरी पार्टिकल से मैं डिफाइन कर सकता हूं।
और वो इमेजिनरी पार्टिकल का जो मास होगा, वो जो इमेजिनरी पार्टिकल का मास होगा उसको हम कहेंगे रेड्यूस मास। आपस से सुनो, ये दोनों पार्टिकल के बीच की जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन को एक ऑब्जर्वर के लिए हम इस फ्रेम के अंदर एक फिक्सियस यानी कि इमेजिनरी पार्टिकल से डिफाइन कर सकते हैं, और उस इमेजिनरी पार्टिकल का जो मास होगा उसको हम कहेंगे रिड्यूस मास। साफ साफ दिख रहा है इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल दोनों पार्टिकल के बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है वो लग रहा है। म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स ठीक वैसे ही है जैसे अर्थ मून सिस्टम या सोलर सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो अलग अलग जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे हम वहां पर डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, वैसे ही इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है वो लग रहा है। वो म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं F12 से और F21 से। तो F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन टू ना, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। और इसी तरह से F21 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। और क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन का रिएक्शन, तो एक दूसरे का एक्शन का रिएक्शन है, तो यहां से F12 इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस F21। ये कैसे आया? ये आया न्यूटन्स थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ से मैं ये वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। तो F21 को अब मैं लिखूं तो F21 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। तो F21 जो है वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा M1, क्योंकि वो M1 पर लग रहा है। ये हो जाएगा d2r1 अपॉन dt2। ठीक। और इसी तरह से अगर मैं डिफाइन करूं F12, तो F12 क्या हो जाएगा? M2। ये हो जाएगा d2r2 अपॉन dt2। ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं वैल्यू लिखना चाहता हूं, किसकी वैल्यू लिखना चाहता हूं? d2r1 अपॉन dt2 की। तो d2r1 अपॉन dt2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी F21 अपॉन M1। और इसी तरह से यहां से अगर मैं वैल्यू लिखता हूं d2r2 अपॉन dt2 की, तो ये वैल्यू हो जाएगी F12 अपॉन M2। F12 अपॉन M2 ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि R12 इसके बराबर है R2 माइनस R1। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि जो R12 है वो किसके बराबर है? वो है R1 माइनस R2। यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा d² R12 अपॉन dt2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा d2r1 अपॉन dt2 माइनस d2r2 अपॉन dt2 अपॉन dt2। ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ये 2 माइनस 1 करो, इसको आप 2 माइनस 1 कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है। और इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो किसको? आप 2 1 को भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो 2 1 भी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब हमने जो वैल्यू निकाली हुई है d2r2 की जो वैल्यू है वो क्या है? d2r2 की वैल्यू है F12। ये हो गया F12 अपॉन M। इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये बनेगी F21 अपॉन M। ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M2, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1। अच्छा, साथ में यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे लिखा कि F12 किसके बराबर है? F माइनस ऑफ F12 के। मैं यहाँ लिख देता हूं सिंस F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगा देता हूं तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा F12 अपॉन M2, और यहां पर भी मैं इसको F12 ही लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा अपॉन M1। दोनों में से कॉमन जो आ गया वो आ गया F12। दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? F12 कॉमन आ गया दोनों में से कॉमन आ गया F12 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया F1 अपॉन M2 प्लस 1 अपॉन M1, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। और ये जो है इसको मैंने फर्दर लिखा कैसे? F12 अपॉन म्यू।
F12 अपॉन म्यू, क्योंकि ये जो d2 r12 अपॉन dt2 है, ये हमें क्या बता रहा है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है हमें, रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि a12 एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, है ना। तो 2 का जो एक्सेलरेशन है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ये वो वैल्यू हमें बता रहा है। तो F12 अपॉन म्यू आ गया। तो यहाँ से जो म्यू है वो म्यू बेसिकली है क्या, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये जो म्यू आया है इसको हम कहते हैं रिड्यूस मास, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिड्यूस्ड मास। ये दो पार्टिकल का जो सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक पार्टिकल में। का मेन यूज क्या होता है, दो पार्टिकल का जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक पार्टिकल में। अब इसके स्पेशल केस बनते हैं, दो स्पेशल केस बनते हैं इसके, स्पेशल केसेस। तो दो स्पेशल केसेस इसके बनते हैं। पहला केस जो बनता है उसमें कि यदि m1 की वैल्यू m2 से बहुत कम हो, m1 की वैल्यू m2 से बहुत कम है, तो उस केस में म्यू जो है वो हमने जो लिखा हुआ है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन को m2 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो ये बनेगा m1, और ये हो जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2। तो सिंस m1 लेस देन m2, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये m1 अपॉन m2 लेस देन 1। तो ये m1 अपॉन m2 लेस देन 1 है, तो ये लगभग किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि म्यू की वैल्यू क्या हो गई, m1 हो गई। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 हो जाएगी। तो दो मास का सिस्टम हमारे पास है जिनमें से एक मास दूसरे के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो सिस्टम का जो रिड्यूस मास है वो किधर को अप्रोच करेगा, जिसका मास बहुत कम है उधर की तरफ अप्रोच कर जाएगा। दूसरा केस इसका बनता है जिसमें दोनों जो मास है m1 और m2 वो दोनों लगभग इक्वल, नियरली इक्वल हैं। और किसके बराबर लिख दिया, m के इक्वल मैंने इसको लिख दिया। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2m, तो ये वैल्यू हो जाएगी m/2, ठीक है। सिमेट्रिक मास यानी कि लीनियर, जो दोनों मास इक्वल है तो उसमें तो सीधा सा जो रिड्यूस मास है वो मास का आधा हो जाने वाला है। अब इसके एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशन में जैसे रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम। तो हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, एक है इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है और एक है प्रोटॉन जो कहाँ पर है, जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी लेस होता है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। मैं ये बहुत अच्छे से पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि me अपॉन mp लेस देन 1। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का रिड्यूस मास बनाया जाए तो रिड्यूस मास यहाँ क्या बनेगा, ये लिखा जाएगा me mp अपॉन me प्लस mp। और अभी मैंने आपको बताया दो पार्टिकल सिस्टम में जिसका मास कम होगा उधर की तरफ अप्रोच करेगा। तो अप्रोच किधर की तरफ कर जाएगा, ये कर जाएगा me की तरफ, इधर की तरफ अप्रोच कर जाएगा me यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसी का एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हो, एप्लीकेशन इसकी तरह जो अर्थ सैटेलाइट होते हैं या अर्थ मून सिस्टम होता है। तो अर्थ सैटेलाइट या अर्थ मून सिस्टम में ms जो होता है मास ऑफ सैटेलाइट, और me ये है मास ऑफ अर्थ, तो यहां पर भी सेम कहानी हो गई। मास ऑफ सैटेलाइट जो है, मास ऑफ जो सैटेलाइट है वो बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ms अपॉन me लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहां पर भी अगर मैं रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाऊं तो वो लिखा तो जाएगा ms me अपॉन ms प्लस me, और वो अप्रोच किसको कर जाएगा, वो कर जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट को, क्योंकि सैटेलाइट का मास कम है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अर्थ मून सिस्टम की, तो अर्थ मून सिस्टम में मास m ये हो जाएगा मास ऑफ मून, ये हो जाएगा मास ऑफ मून। और जो मास ऑफ मून है वो बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी म्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ। तो ये एप्लीकेशन है रिड्यूस मास का। इसका एक एप्लीकेशन हम देख सकते हैं इसमें ड्यूट्रॉन में हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग सेम होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कौन सा पार्टिकल हो गया, जो ऐसा पार्टिकल जिसमें दोनों जो
इसके इक्वल हो गया, ये उस सिस्टम के इक्वल हो गया जिसमें दोनों जो मास हैं वो लगभग बराबर है। दोनों मास लगभग इक्वल हो गए तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी या तो mp/2 या आप इसको क्या लिख सकते हो mn/। तो ये हमारे पास यूज होता है किसका, रिड्यूस मास सिस्टम का। आगे इसके न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल इसके हम सॉल्व करने बैठेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। चाहे वो बात कर लें आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, चाहे उसकी डेफिनेशन की हम बात कर लें, चाहे हम मोशन यानी कि वेलोसिटी की बात कर लें, एक्सेलरेशन की बात कर लें, रिड्यूस मास सिस्टम की बात कर लें, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। फिर मैं बात कर लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। रॉड ऑफ लेंथ ऑफ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा लीनियर मास डेंसिटी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, तो सिग्मा जो होगा वो होगा सरफेस मास डेंसिटी, और सरफेस मास डेंसिटी होगा मास अपॉन एरिया। इसी तरह से एक होगा लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम m अपॉन एल से लिखेंगे, और एक होगा हमारे पास वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम m अपॉन वी से लिखेंगे, m अपॉन वी। और यदि मेरे को किसी एलिमेंट का यहाँ पर मास निकालना है और हमें सरफेस मास डेंसिटी गिवन है तो m इंटू क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू क्या करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा। यदि मेरे को लीनियर मास डेंसिटी गिवन है और मेरे को किसी एलिमेंट का मास निकालना है तो मेरे को करना पड़ेगा लैम्बडा इंटू डी करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि मेरे को वॉल्यूम मास डेंसिटी गिवन है और मेरे को मास निकालना है एलिमेंट का तो मेरे को रो इंटू डी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर यूज होने वाला है। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी है तो पहले एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, और हमें क्या पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, एल्जेब्रिक समेशन, कैसे लिखते हैं, एल्जेब्रिक समेशन mi, और फिर क्या लिखते हैं ri, अगर x में चल रहा हूं तो ये हो जाएगा xi अपॉन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ mi। यानी कि नीचे तो टोटल मास आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल का मास आ रहा है, और इंडिविजुअल पार्टिकल की डिस्टेंस आ रही है एक रेफरेंस सिस्टम से। मैंने कहा आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको रेफरेंस लेना ही लेना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पहले तो टोटल मास निकालना है। टोटल मास जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पहले एक एलिमेंट का आप मास निकालो, एलिमेंट का मास dm। अब वो dm कैसे निकलेगा, वो आपको लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, और वो लीनियर मास डेंसिटी किससे गिवन है, रो से। यहाँ पर रो से गिवन है तो उसको रो से लिखो, रो को आपको मल्टीप्लाई करना है dx से, और अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो ये पूरी बॉडी का निकालना है तो ये 0 से m तक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 से l तक हो जाएगा। तो यहां से ये m की वैल्यू आ जाएगी और 0 से l, और जो रो की वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू यहां पर रखो। तो वैल्यू कितनी गिवन है, वो है a प्लस बी, कितना है a प्लस बी, ये वैल्यू है a प्लस बी, और x अपॉन एल होल स्क्वायर, और ये आपको करना पड़ेगा dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा x, लिमिट लगेगी 0 से l प्लस, यहां पर ये बनेगा b अपॉन एल स्क्वायर और x स्क्वायर अलग होगा तो ये बनेगा b अपॉन, ये बनेगा 3l स्क्वायर, और ये बन जाएगा x क्यूब, और लिमिट लगेगी 0 से l। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां बनेगा al, और यहां बनेगा ये bl अपॉन 3, bl स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा तो bl अपॉन 3 ये बन जाएगा। तो यहां से मैंने एलसीएम ले लिया 3 और l बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a प्लस बी। क्या वैल्यू बन जाएगी, 3a प्लस बी, ये टोटल मास आ गया। फिर उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, mi dx की, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, dm और xi की। dm हमारे पास ऑलरेडी है, dm की वैल्यू क्या लिखी हुई है, रो dx, और इसको x से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 से l, कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई कर देना है। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ax, और ये बन जाएगा b अपॉन एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले ये हो जाएगा x क्यूब, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा ax स्क्वायर अपॉन 2 0 से l प्लस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा bx पावर 4 अपॉन, ये कितना बन जाएगा 4l स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l। तो ये जो है ये बन जाएगा हमारे पास al स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास bl स्क्वायर ही बनेगा ये भी, और अपॉन कितना आ जाएगा 4। तो यहां से हमने कॉमन निकाल लिया, यहां से कॉमन आ जाएगा 1/2 और l स्क्वायर, 1/2 l स्क्वायर कॉमन आ गया, या 4 ही बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा 2a और प्लस b।
2a+b। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वेशन है L²/4 2a+b, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, इसके साथ। ये क्या है L/3 और ये कितना है 3a+b। तो यहाँ से एक L से L कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी 2a+b और ये जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी 3a+b। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो इसको जब मैच कराओगे तो ये बनेगा 3/4 2a+b और 3a+b और इंटू L। तो L तो आएगा ही, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया गया, L भी आएगा क्योंकि एक L से L कटा है ना। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन मिले तो उनको कर लीजिएगा, हालांकि मैं भी कराऊंगा पर कर लेना। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैज शेप्ड लैमिना ऑफ मास 4 kg। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म फ्लैट शेप्ड लैमिना ऑफ मास 4 kg। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। जो आपको लैमिना दिखाई दे रही है इसका मास है 4 kg का टोटल। तो देखो अब ये अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक मतलब जो मास है वो कैसे डिवाइड होगा वो हम देख लें। इसको मैं क्या करूं, यहां से यहां तक मिला दूं, ऐसे मैंने मिला दिया। ध्यान से देखो इन कोऑर्डिनेट्स को, तो ये वाली जो लाइन है बीचों बीच पास हो रही है, बीच से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है बीचों बीच से, ठीक है। यानी कि अगर इस पूरे का हिस्से का मास 4 kg है तो इस हिस्से का मास कितना है 2 kg और इस हिस्से का मास भी कितना होगा 2 kg होगा, अगर ये पूरा है तो, अगर ये पूरा है तो, ठीक है। अब यहां फिर से ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट है 3 kg, 3 वर्टिकल जो हाइट है 3 की है। और यहां पर जो ये हाइट आ रही है ये कितने की आ रही है 1 की आ रही है। कितने की आ रही है 1 की आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्शन को अलग कर देता हूं। ये जो सेक्शन है इसको मैंने पूरा अलग कर दिया। ये जो सेक्शन बच गया ये कितने का बच गया 0 से 1 का और 0 से 3 का, यानी कि 3 तो इसकी हाइट हो गई और इसकी विड्थ हो गई 1। और ये जो सेक्शन है ये कितने का बच गया, इसकी विड्थ हो गई कितनी 1 और हाइट हो गई इसकी 1। इसकी हाइट 3 है, इसकी जो हाइट है वो 3 है और इसकी हाइट कितनी है 1 है। हमारे पास टोटल मास कितना है 4 है। तो इसका मतलब जो 4 किलोग्राम मास है वो 2 पार्ट में टूटेगा। विड्थ दोनों की सेम है तो इनकी हाइट के प्रोपोर्शन में मास टूट जाएगा। यानी कि इधर का जो मास है वो हो जाएगा 3m और इधर का जो मास है वो कितना हो जाएगा m हो जाएगा। इनका जो मास है वो इनके हाइट के प्रोपोर्शन में टूट गया, एक जगह हो गया 3m और एक हो गया m। अब ये वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, बीच में होगा। मान लो यहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, विड्थ का आधा। विड्थ का आधा कितना हो जाएगा, विड्थ कितनी है इसकी 1 है, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 और इसकी हाइट कितनी है 3, तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके सेंटर ऑफ मास के। इसी तरह से इसका जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो कहां पर आएगा भाई, ये रेफरेंस लेना है हमें। मैंने कहा आपको जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसके लिए आपको रेफरेंस लेना है। मान लो मैंने इस लेमिना को ऐसे रख दिया, यहां पर रख दिया, तो मैं जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां बीच में आएगा, यानी कि अगर इसकी विड्थ 1 है तो कितना हो गया 0.5 हुआ। यहां से हमें कहां से देखना है, यहां से देखना है, इस पॉइंट से देखना है। तो 1 तो ये डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1 है और उसमें कितना ऐड हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है 0.5। कितना ऐड हो रहा है 0.5 ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 1.5 हो गई। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1.5, तो एक आ जाएगा। और यहां से नीचे से डिस्टेंस चाहिए ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस नीचे से चाहिए। नीचे से डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये जो डिस्टेंस है यहां से 3 में से 2 गया 1, तो ये डिस्टेंस तो आ रही है कितनी, ये आ रही है 0.5। पर मेरे को कहां से लेनी है, यहाँ बॉटम से लेनी है। तो बॉटम से इसमें कितना और ऐड हो जाएगा 2 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5। तो हमें दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए। यानी कि इसको मैं अगर वापस से बनाता हूं ऐसे, और ये मेरा रेफरेंस एक्सिस हो गया। तो यहां एक हो गया जिसका मास है 3m और एक यहां हो गया जिसका मास है m। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.5 और 1.5 और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो जाएंगे 1.5 और 2
2.5 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। मेरे को क्या क्या निकालना है, मेरे को उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब XCM और YCM की वैल्यू निकालनी है। तो XCM की वैल्यू कैसे निकलेगी, XCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। तो M1 कितना है 3M और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं 0.5 प्लस M2 कितना है वो M है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1.5 अपॉन टोटल मास कितना है 4M। तो ये कितना बन गया 5 इंटू 3 15 1.5M प्लस 1.5M ये हो गया अपॉन हो गया 4 1.5 और 1.5 ये हो गया 3, तो ये हो गया 3/4 और 3/4 को आप लिख सकते हो 0.7M। तो ये तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया x। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं कौन सा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे लिखोगे आप M1 y1 प्लस M2 y2। M1 हो गया 3M और y1 जो है वो वैल्यू कितनी हो गई 1.5 प्लस M2 जो है वो हो गया M और y2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2.5 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 4M। तो यहाँ से ये कितना बनेगा 1.5 इंटू 3, तो ये हो गया 7.5M प्लस इसको मैं अलग बॉक्स में बंद कर देता हूँ या इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी 7.5M और नहीं 7.5 नहीं 4.5 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4.5 और ये वैल्यू आएगी कितनी 2.5M और अपॉन 4M। तो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0 और ये हो गया 7, तो 7M अपॉन 4M ठीक है 7M अपॉन 4M। यहाँ से M से M कट जाएगा तो ये मीटर है, इसका मतलब है मीटर। और यहाँ से 7/4 आ गया, तो 7/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना 7/4 जो है वो सॉल्व कर देगा 1.75। देखो 1 और 1.75 मीटर, ये मीटर है मीटर। तो हमारे पास जो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3/4 मीटर यानी कि 0.75 मीटर और 1.75 मीटर और आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना बी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg 1.5 kg 2.5 kg are placed at 3 corners of right angle triangle of sides 4 3 and 5 centimeter as shown in the figure. The center of mass of the system is at a point. center of mass बताना है हमें सिस्टम का किस पॉइंट पर होगा। तो सबसे पहले XCM वैल्यू निकाल लो, तो ये रेफरेंस ले लो, ये रेफरेंस ले लो, यहाँ ये रेफरेंस ले लिया। तो ये जो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स वो कितने होंगे 0,0। ये पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,4 और ये जो पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 3,0। ठीक है, तो पहला पार्टिकल जो है उसका मास कितना है 1 और कोऑर्डिनेट 0 प्लस दूसरा पार्टिकल जो है उसका मास है 1.5 और x कोऑर्डिनेट उसका 3 प्लस तीसरा जो पार्टिकल है उसका मास है 2.5 और उसका x कोऑर्डिनेट है 0 ऑन टोटल मास हो गया 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। तो यहाँ से ये बन गया और 4.5 ऑन ये हो गया 2 3 4 और 5, ये वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गया 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। तो आंसर तो पकड़ में आ गया, एक ही पॉइंट दिख रहा है मेरे को डी, तो आंसर तो आ जाएगा डी। बाकी के जो पॉइंट्स है वो भी हम निकाल सकते हैं। बाकी के पॉइंट कैसे निकालेंगे YCM से और ZCM से। YCM की वैल्यू क्या आएगी 1 kg और 0 1 इंटू 0 प्लस दूसरा जो पार्टिकल है उसका जो मास है 1.5 है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है 1.5 इंटू 0। दूसरे में कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0। तीसरा जो है उसका मास है 2.5 और उसकी जो डिस्टेंस है 4, तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन ये कितना हो गया टोटल कितना है 5 है, टोटल 5 हो गया। यहाँ से ये दोनों 0 हो गए तो ये हो गया 2.5 इंटू 4 अपॉन 5। तो यहाँ आ गया 4/2 करोगे तो y की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। y की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा।
फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें बोला है 4 पार्टिकल है MA, MB, MC, MD में बोला है ये स्क्वायर के कॉर्नर पर है और एक्सेलरेशन जो है उनका वो हमें निकालना है। हैव एक्सेलरेशन की उनकी डायरेक्शन भी दे रखी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का। रेफरेंस फ्रेम में हमें ये दे रखा है यहाँ पर पहले से ही बना के, ठीक है। तो मैं अगर एक्स डायरेक्शन में निकालूं, एक्स डायरेक्शन में ए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में और पॉजिटिव एक्स में, वाई ये डी पार्टिकल का नेगेटिव वाई में, सी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्स में और बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाई में। मास ऑफ ए कितना है ma, मास ऑफ ए है ma किसके बराबर है m के बराबर, ma किसके बराबर है m के बराबर है। और ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यहां पर मैं क्या लिखूंगा माइनस ए आई केप, क्योंकि यहां कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। फिर सी पार्टिकल का मास कितना है 3m, इसको मैं लिखूंगा 3m और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो इसको मैं लिखूंगा ए आई कौन टोटल मास। अच्छा पहले बी का भी लिखूं, तो बी में क्या लिखोगे, बी का जो मास है वो है 2m और बी में एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ये हो गया 0। फिर डी का भी लिखोगे तो डी में जो मास है वो कितना है 4m है और उसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो वो 0 हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर जहां पर एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो आप उस पॉइंट को काउंट ही नहीं करोगे, नहीं, आपको लिखना तो पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो नीचे आप उसका टोटल मास भी काउंट नहीं करोगे और उसका मास काउंट नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका मास तो काउंट होगा। मास नीचे जो टोटल है वो कितना लिखा जाएगा m + 3m + 4m + 2m, मास तो काउंट हो रहा है ना। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां पर ये लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको ध्यान में ना रहे, आप इन दोनों पार्टिकल्स को देखोगे ये तो 0 है तो यहां तो 0 कर दोगे, फिर कई बार जल्दी में क्या हो जाता है, गड़बड़ में ये नीचे भी आप इनको काउंट नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा पॉजिटिव 2m, ये बनेगा 2m a आई कैप और नीचे टोटल कितना हो गया 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो गया 10m। तो यहां से ये बनेगा हमारे पास a/5 आई कैप, a/5 आई कैप। इसी तरह से हम निकाल लेंगे ए वाई, तो y की जो वैल्यू निकालोगे तो a के लिए 0 हो जाएगा, इसी तरह से c के लिए 0 हो जाएगा। तो c का मास कितना है 3m और c के लिए 0 हो गया। अब b जो है b का जो मास है वो कितना है 2m है, तो वो 2m है और पॉजिटिव y में है तो ये हो जाएगा aj। इसी तरह से जो d है उसका मास है 4m और वो नेगेटिव इसमें है, वो नेगेटिव y में है और नीचे टोटल कितना आ गया 10 आ गया, तो ये जो है हमारे पास बनेगा -a/5 j कैप। तो कंबाइंड करके इसको लिखोगे जब, तो a नेट जो आएगा वो आएगा a बाहर ले लो आप, a/5 ये बन जाएगा i कैप माइनस j कैप, i कैप माइनस j कैप। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि आपको रेफरेंस फ्रेम जरूर लेना है, रेफरेंस जरूर लेना है जब भी आप चाहे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें, चाहे उसकी वेलोसिटी निकालें और चाहे उसका एक्सेलरेशन निकालें। जब तक आप रेफरेंस नहीं लोगे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे बने रहेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।